बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ पे हम स्टॉप किया था जी, उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है टाइट्रेशन कर्व टू द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अमाइनो एसिड्स। इसमें उस हेडिंग की बजाय ये वाला लफ्ज़ एक बहुत ही ख़ास है जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आल्सो कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, और जो डायग्राम हम कल स्टडी कर चुके हैं उसमें इसको पीआई के साथ इंडिकेट किया हुआ है लहनिजे में। इसकी वैल्यू 5.97 है, जैसे कि आप इससे पहले डायग्राम में देख चुके हुए हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6 है। और ये इसने यहाँ पे इसको उसका जो मेथड मैथमेटिकल मेथड दिया हुआ है, ये वैल्यू कैसे निकालेंगे। पी आई इज इक्वल टू, ये चेक कर लीजिएगा, हाफ पी के वन प्लस पी के टू, ये दोनों जमा करके इसको डिवाइड किया गया है 2 से, और वैल्यूज पुट की हैं इसके अंदर, जमा करके 2 से डिवाइड किया है, तो ये रिजल्ट इसका निकल आया है। आपको याद होगा मैंने जब डायग्राम एक्सप्लेन की थी वही वाली पहले वाली, ये चूँकि यहाँ पे तो मेरे सामने वो पूरी नहीं है, मैं वापस ले आता हूँ उसको। तो मैंने यही कहा था कि ये इसका और इसकी एवरेज ये है, और इसकी और इसकी जो एवरेज है वो ये वाली वैल्यू है, और ये इन दोनों की जो इनकी और इन दोनों की जो एवरेज वैल्यू है वो ये वाली एवरेज वैल्यू है। वेल, ये आइसोलेटेड पीएच, और जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये कंडीशन हो, ये इस फॉर्म में हो ग्लाइसिन, तो ये बहुत अच्छे बफर एक्शन के तौर पे, और 6 से लेकर 7 तक, और 5 5 6 7 इसके दरमियान में ये पीएच रेंज में रेजिस्ट कर सकती है इस हद तक सिर्फ, ये इसकी स्पेशलिटी थी। और ये एक पॉइंट ये बहुत खास अहमियत का हामिल था जिसमें। और इसका जो दूसरा पॉइंट है, एक चीज़ को बयान करने के 2 तरीके होते हैं। अगर आप ग्लाइसिन को एसिड या बेस या न्यूट्रल कंडीशन में रख दें, तो उस वक़्त वो किस फॉर्म में होगी, उसका अंदाज़ा हमें इसी टाइट्रेशन कर्व से हो सकता है। यहाँ पे इसने चूँकि पीएच दी हुई है, अगर पीएच की वैल्यूज़ इतनी हो जो यहाँ पे दी गई है, अब फर्ज कीजिए पीएच इतनी है, सपोज कर लीजिए पीएच ये है, ये 13 है, तो सब 7 8 9 10 11 12, अगर फर्ज किया 12 पीएच है, तो अब इस लाइन को ऐसे यहाँ पे ले आए, तो इसके मुताबिक इसमें जो है अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त ये इसका कितने परसेंट किस फॉर्म के अंदर होगा। चूँकि यहाँ पे 50-50% है जहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन है। आप इसको कंस्ट्रक्शन के साथ भी मैच कर सकते हैं कि अगर इतनी कंस्ट्रक्शन हो एसिड की या बेस की, या पीएच इतनी हो, तो उस वक़्त ये किस कंडीशन में मौजूद होगी। अगर पीएच इधर देखिएगा दोबारा, ये 7 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 5 के सामने भी ये है, 6 के सामने भी ये है, 7 के सामने, 5 6 7 पीएच पे ये इस फॉर्म में होगा। अगर ये कंडीशन हो यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि ये बेस दिखाई हुई है, बेस के लिहाज से यहाँ पे बेस की कंसेशन 0 है, और एसिड कंडीशन इसको रखेंगे तो इसकी पीएच जो है वो इस रेंज में होगी जो कि यहाँ पे दिखाई जा रही है। अगर बेस की कंसेशन इतनी हो तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी, अगर बेस कंसेशन इतनी हो तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी। अब हाईली बेसिक कंडीशन में ये ये वाली फॉर्म इसकी प्रीडोमिनेट करेगी। ये था जी टाइट्रेशन कर्व, और इसका इस्तेमाल ये चेक करने के लिए कि किस जगह पे ये किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगी, एसिडिक बेसिक पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज के लिहाज से। आइसोइलेक्ट्रिक पे ये ज़्यूट्राइन की शक्ल में होगी। ज़्यूट्राइन ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका होगा। ये पहला पॉइंट हमारा एक्सप्लेन हो गया जी। ये जो कुछ इसने कहा है, मैंने जो इसने यहाँ जो कुछ बताया वो मैंने डायग्राम के साथ आपके सामने प्रिंट कर दिया है। और अगला पॉइंट है, ये भी मुख्तसर सा ही है, वो देखना हमने, हाउ डिफर इन देयर एसिड बेस प्रॉपर्टीज। अमाइनो एसिड्स जो बहुत से हैं, उन सब की पीएचपी के वैल्यूज मुख्तलिफ हैं, और हमने जो ग्राफिक देखी थी और यहाँ भी एक बार फिर हैं, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स की ये डायरेक्शन कर्व मुख्तलिफ है, इन सब के आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स मुख्तलिफ हैं, इनकी पी के 1 और 2 की वैल्यूज बहुत डिफरेंट हैं। हमने चूंकि ग्लाइसिन ऑलरेडी देख ली थी, यहाँ पे दोबारा देखिएगा चूंकि ये पॉइंट, यह है जी ग्लूटामेट, ग्लूटामिक एसिड मशहूर और मरूफ नाम है। चेक कीजिएगा कि इसमें पी के 1 2.19 है, पी के ए 4.25 है, और पी के ए 2 जो है वो 9.67 है। यहाँ पे इसको पी के आर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ये वही इन्फ्लेक्शन है जिसको हमने आइसोलेक्ट्रिक पीएच का नाम भी दिया था। बहरहाल वो मुख्तलिफ एसिड में मुख्तलिफ इसकी वैल्यू यहाँ पे आ रही है, हिस्टीडीन की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आ रही है, और ये वैल्यू मुख्तलिफ एसिड में डिफरेंट होती है। इसकी बेस पे हम उनकी आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प ले सकते हैं। अब उसमें एक पॉइंट जो हमने बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर जब स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे एक पॉइंट आया था हमारा, और वो पॉइंट था कि अमाइनो एसिड की बहुत सी टाइप्स हैं। उसने चूँकि ये लफ्ज़ इसने और तरह से इस्तेमाल किया हुआ है, मैं उसको ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में बयान करना चाहूँगा। इसने शो किया था कि पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव चार्ज का लफ्ज़ था, जब क्लासिफिकेशन पढ़ी थी।
अगर मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में बयान करूँ, अभी यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड का नाम आया। ग्लूटामिक एसिड और एक दो और हैं जो कि एसिडिक अमीनो एसिड कहलाते हैं, और उसके मुकाबले में कुछ ऐसे हैं जो बेसिक अमीनो एसिड कहलाते हैं। मुझे वापस जाना पड़ेगा जी आपको वो डायग्राम दिखाने के लिए, जहाँ पे अमीनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन थी और उनके फार्मूलाज बने हुए थे। मैं उस जगह पे आपको लेके जा रहा हूँ ताकि ये टॉपिक आपका एग्जैक्ट डायग्राम के साथ क्लियर हो जाए। यू हैव टू लुक एट हियर एस्पार्टेट और ग्लूटामेटिक। ये एस्पार्टिक एसिड है, ये ग्लूटामिक एसिड है। अगर ये सारे के सारे अमीनो एसिड हैं, लेकिन ये वाला यहाँ पे दोबारा देखना है, इसमें ये और ये इधर भी और इधर भी, इधर भी इधर भी, इसमें दो एसिडिक ग्रुप मौजूद हैं। और ज़ाहिर है कि जिसमें दो एसिडिक ग्रुप होंगे वो प्रीडोमिनेंटली एसिडिक और इसके ऊपर आम रूटीन में नेगेटिव चार्ज बकसरत मौजूद होगा। इसका ऑपोजिट देखिए, अब ये नीचे कर रहा हूँ मैं इसको। लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, इसमें प्रीडोमिनेंटली पॉजिटिव चार्ज है। देखिए यहाँ इन पे भी पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ जहाँ जहाँ पे एन मौजूद है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। इसने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज शो करना था इसको कहीं ना कहीं पे, इसने प्रॉपरली पॉजिटिव चार्ज, इसको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ये जिनके पास इसका कोई और एडिशन है चेक कीजिए ज़रा, जिनके पास जो पीडीएफ नहीं बल्कि असल बुक लेटेस्ट एडिशन के साथ है, यहाँ पे देखिए जी कहीं सर। किसने शो किया हुआ पॉजिटिव चार्ज इनने। नो सर, सेम है। सेम है, इसको पॉजिटिव चार्ज दिखाना चाहिए था। 2 1 3 1 2 3 1 2 3 3। चलें, बहर कोई ना कोई रीज़न होगी ये इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसकी रीज़न उसने बयान नहीं की हुई है यहाँ पे। एनी हाउ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, जहाँ भी उसकी रीज़न ये होती है तो देखिएगा, ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन भी और ये नाइट्रोजन भी, हाँ, इसमें ऐसे होगा कि ये डबल बॉन्ड टूटेगा और ये यहाँ पे एक एच आके अटैच हो जाएगा। एच अटैच होने का मतलब है कि ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन उस हाइड्रोजन को देगी और इस तरह से ये बेस के तौर पर एक्ट करेगी। ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक है, और एक एक बेसिक पहले से मौजूद थी। इसमें संशोधन नहीं किया हुआ, लेकिन उसकी रीज़न यही है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। बहरहाल ये था जी वो पॉइंट जो कि इस बेस प्रॉपर्टीज के वाले था। कुछ स्टिक हैं, कुछ बेसिक हैं, और ज्विट्रन सारे के सारे ही। वेल, ये टॉपिक हमारा उस हद तक तो कम्प्लीट हो गया है जी। अगला हेडिंग देख लेते हैं क्या है। जी, ये इसमें कर्व्स बनी हुई हैं जी, और हमारा अगला हेडिंग जी, इसने आगे समरी दी है जी, समरी हमारे स्टूडेंट्स की। इस समरी को आपने खुद पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समरी में कोई नई चीज़ नहीं है, जो कुछ हमने पढ़ा हुआ है ये सब कुछ इस समरी के अंदर मौजूद है, और इसको आपने खुद पढ़ लेना है। इसके आगे क्या दिया इसने, तो पेप्टाइड्स जी, ये अगला टॉपिक शुरू हो रहा है। यहाँ से चूंकि अगला टॉपिक शुरू हो रहा है इसलिए इसको मैं आज हाथ नहीं लगा रहा। पेप्टाइड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसको इंशाल्लाह फुल, चूंकि अभी इतना टाइम 2 मिनट रह गए हैं सिर्फ बाकी इसके बंद होने के अंदर। नहीं, आपकी क्लास कब तक है? 2:30 बजे तक है भला कि 2:15 तक थी ये? 2:30 बजे जी तक सर, है? 2:30 बजे तक। 2:30 बजे तक है? नहीं, अगर 2:30 तक है फिर तो ये टॉपिक चल जाएगा, ये हो जाएगा फिर। ठीक है, इसको कर लेते हैं। मेरा ख्याल था कि 2:15 बजे तक है जी। हेडिंग जी सर, 2:30 तक, 2:30 ही है सर। जी ठीक जी। पहले समरी, चूंकि मैंने कह दिया समरी में ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन आपने इसको एक बार पढ़ लेना ताकि आपके जहन में अमाइनो एसिड अच्छी तरह से ठुस जाए। हमारा हेडिंग है जी नेक्स्ट, पेप्टाइड्स जी सर। एंड प्रोटीन्स। यहाँ से तारुफ शुरू हो रहा है, चूंकि आप इस बात से वाकिफ हैं, ये अपने मैट्रिक में और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है, इसके अलावा भी इसका जिक्र हो चुका। जब दो अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं तो उनके दरमियान में एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और जो चीज़ उनके मिलने से, जब दो बॉन्ड मिलेंगे तो जो चीज़ बनेगी वो डाइपेप्टाइड कहलाती है। अगर ऐसे 3 मिल जाएं ट्राइपेप्टाइड, 4 हों टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, बहुत से हों, तो उनको हम पॉलीपेप्टाइड का नाम देते हैं। पेप्टाइड जनरल है, 2 से लेकर जितने भी हो जाए वो पेप्टाइड ही है। याद रखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है। अगरचे यहाँ पे बाजार दो डिफरेंट लफ्ज लग रहे हैं, ऑल पेप्टाइड्स आर प्रोटीन्स,
अगर एक डाइपेप्टाइड है तो वो दुनिया की सबसे छोटी प्रोटीन है। अगर 1 लाख अमीनो एसिड है तो दुनिया की वो बहुत बड़ी प्रोटीन। तो 2 हों, 10 हों, 100 हों, पेप्टाइड इज ए प्रोटीन। सिर्फ प्रोटीन में हम इस्तेमाल कर लेते हैं जी कि छोटी प्रोटीन है या पेप्टाइड्स है, और अगर बहुत ज़्यादा हो उसको हम पॉलीपेप्टाइड कह देंगे। यही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है, लफ्ज़ों के इस्तेमाल में फ़र्क है। अब चूँकि फार्मूला यहाँ दिया हुआ है और डिटेल ऊपर दी हुई है, मैं पहले फार्मूले के साथ इसको प्रिंट कर दूँ आपके सामने। ये एक चेक कीजिएगा, Na3CHRC11OOH, R1 है यहाँ पे, इसका मतलब है ये एक है, यहाँ पे R2 लगाया हुआ है। R1 में अगर आप हाइड्रोजन लिख देंगे तो ये ग्लाइसिन बन जाएगा, यहाँ पे CH3 का तो ये एलानिन बन जाएगा। अब ग्लाइसिन और एलानिन एक्चुअल के साथ यहाँ पे जनरल इसने दे दिया है, इधर से OH और इधर से H, NH2 का हाइड्रोजन और एसिड में से OH, जब ये मिलते हैं तो इनके मिलने से वाटर मॉलिक्यूल बनता है। दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जब ये दोनों मिलेंगे पानी का मॉलिक्यूल बन के निकल जाएगा। ये एरो शो कर रहा है पानी का मॉलिक्यूल निकल रहा है। जब ये दोनों मिलेंगे पानी निकलेगा और ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। इट इज़ ए डाइपेप्टाइड। ये एक डाइपेप्टाइड है और डाइपेप्टाइड के लफ्ज़ की वजाहत गौर से सुननी है। यहाँ पे डाई का मतलब है 2 अमीनो एसिड और पेप्टाइड का मतलब है उनके दरमियान में एक पेप्टाइड बॉन्ड बन गया है। ये पेप्टाइड बॉन्ड है। खाली CN कहते हैं तो ये पेप्टाइड बॉन्ड है, लेकिन एक्चुअली अब दोबारा देखिएगा, इट इज HNC11O। जो ये ग्रुप ये बना हुआ है, इस पूरे को पेप्टाइड ग्रुप का नाम देते हैं। ये अमाइनो ग्रुप है, ये एसिड ग्रुप है। जब ये दोनों मिल गए हैं C और N इस तरह से, तो ये पेप्टाइड लिंकेज कहलाता है। बहुत गौर से देखना इसको। आई एम श्योर आप लोग सिस और ट्रांस के लफ्ज़ से वाकिफ हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन हर सूरत में 100% श्योरिटी के साथ ट्रांस होनी चाहिए। दोबारा देख लें, अगर H आपने ऊपर बनाया है तो C डबल बॉन्ड O नीचे की शक्ल में होगा, और ये तभी मुमकिन है अगर आपने डायग्राम बनाने के लिए इसको पहले से ऐसे रखा हो। अब बच्चे क्या करते हैं एसिड का C डबल बॉन्ड O ऊपर शो कर देते हैं, और जब जोड़ते हैं तो इसको बनाते वक्त भी इसको ऊपर ले जाते हैं, C डबल बॉन्ड O दोनों को एक। अगर आप ये एक शक्ल में, यहाँ पे पॉसिबल है कि आप C डबल बॉन्ड O ऊपर दिखा दें, क्योंकि हाँ ऊपर है नीचे से फर्क नहीं पड़ता है। लेंजर ने थोड़ा सी अच्छा काम किया कि इसको ऊपर नहीं दिखाया नीचे, क्योंकि हो सकता है कि अगर वो यहाँ पे दिखाता तो आप भी इसको देख के वही मिस्टेक कर जाते, यहाँ पे भी इसको ऊपर कर देते। जैसे ही बॉन्ड बनेगा तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में कर्ल हो जाएंगे। C डबल बॉन्ड अगर नीचे की तरफ है तो NH है वो ऊपर की तरफ आएगा, जैसा कि यहाँ पे नजर आ रहा है। इस कॉन्फ़िगरेशन को, इस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन को याद रखें। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे इसने ये दिखा दिया कि इनके टूटने से ये बना, अगर इसमें पानी डाल दें, इस डाइपेप्टाइड में अगर पानी का मॉलिक्यूल ऐड कर दें, इसने कंडीशन नहीं बताई है, तो ये दोनों ब्रेक होके इन दो फॉर्मेशन में, चूंकि इसने रिएक्शन दिखा दिया रिवर्सेबल। याद रखें कि इतना आसानी से दिखा दिया इसने कि ये ऐसे बन रहा है या ऐसे टूट रहा है, ये इतनी आसानी से नहीं होता। ये पेचीदा रिएक्शन है। प्रोटीन बनाने के लिए एंजाइम चाहिए, तोड़ने के लिए हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। जब पानी में से आप तोड़ेंगे इसको तो ये हाइड्रोलिसिस कहलाता है। आप हाइड्रोलिसिस के लफ्ज़ से वाकिफ हैं पहले से। जी मैंने फार्मूला और उसका एक्सप्लेन कर दिया है पॉइंट। अब देखना ये सेक्रेटरी में क्या कुछ और दिया हो। पेप्टाइड द चेंज ऑफ अमीनो एसिड, ये तारुफ हो गया जी। पेप्टाइड जी, चूंकि पानी निकलता है तो इसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का नाम देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है लफ्ज़ क्या है, रिमूवल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वाटर। ये इसकी वर्डिंग ये है, एक्चुअली रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होती है, इस वजह से इसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का नाम भी रहता है। और वो कौन कौन से ग्रुप मिले हैं वो आपने तस्वीर में देख लिए हैं, जिनके मिलने से वो पेप्टाइड बॉन्ड बना है। अच्छा अब ये भी रखिए, जो याद, जब डाइपेप्टाइड की हम बात करते हैं तो ये तस्वीर आपने देखी है नीचे, वो डाइपेप्टाइड की है। अगर 3 अमीनो एसिड होंगे तो वो ट्राइपेप्टाइड कहलाए। अब यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया जी एक ओलिगोपेप्टाइड। अगर चंद एक अमीनो एसिड मिले होंगे तो ओलिगोपेप्टाइड है, अगर बहुत सारे मिल जाएं तो वो पॉलीपेप्टाइड है। अब ओलिगो किसको कहें और पोली किसको कहें, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। एक बंदे के पास सिर्फ 100 रुपये हों और वो कहे जी मेरे पास बहुत पैसे हैं, और एक बंदे के पास 1 लाख रुपये हों और वो कहे जी मेरे को तो पैसे कोई नहीं है, तो आप किसका क्या बिगाड़ लेंगे, ये आपने बताया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिलेटिव होती हैं, कम हो तो ओलिगो, ज़्यादा हो तो पोली। अब इसने क्या कहा जी, देखिए
प्रोटीन्स में 1000 के साथ समझ रख सकते हैं। Although the term protein and polypeptide are sometimes used interchangeably, इसमें sometimes का इस्तेमाल किया, बहरहाल ये दोनों interchangeable हैं। Molecules referred to as polypeptide generally have a molecular weight below 10,000. अगर वजन 10,000 से कम हो तो उनको पॉलीपेप्टाइड, और अगर ज्यादा है तो उनको प्रोटीन। ये लेनिंजर की वर्डिंग है, याद रखिएगा, ये वर्डिंग लेनिंजर की है। इसका मतलब दोबारा सोच लीजिए मैंने क्या कहा। इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि अदर ऑथर्स या अदर साइंटिस्ट इस डेफिनेशन से एग्री करते हों, क्योंकि असूली तौर पर जो पॉलीपेप्टाइड है, हर पॉलीपेप्टाइड ही प्रोटीन होती है। चलिए जी, अब ये तो हो गया जी, फार्मूला हो गया। अब ये एक नया लफ्ज़ है ये वाला, एंड टर्मिनल। याद रखिए कि अमन शर्ट की ये वाली साइड एंड टर्मिनल होती है, इसका ये एंड टर्मिनल था, ये सी टर्मिनल था, इनके दरमियान में बॉन्ड बना है। और जो डाइपेप्टाइड बना है उसमें भी एक एंड टर्मिनल और एक सी टर्मिनल। इसका मतलब है इधर भी बॉन्ड बन सकता है और इधर भी बॉन्ड बन सकता है। और एक्चुअल कैसे बनता है वो जब आप पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी, ये टॉपिक आपकी सेल बायोलॉजी में कवर होगा कि एक्चुअल सेल के अंदर जब प्रोटीन बनती है तो वो कैसे बनती है, वो एक अलग क्वेश्चन है। इसने एक लफ्ज़ और इस्तेमाल किया, कंडेंसेशन। जब दो छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो कंडेंसेशन है, ये ऐसे। और जब एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट के छोटे मॉलिक्यूल साथ पानी का मॉलिक्यूल यूज हो रहा हो तो ये हाइड्रोलिसिस कहलाता है। आप इन दोनों लफ्जों के नामों से पहले से वाकिफ हैं जी। अब हमारा टाइम थोड़ा सा रह गया है जी, लेकिन हमारा टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो चुका हुआ है। ये आ जाइए इस तस्वीर में, ये पॉलीपेप्टाइड दिखाइए। पहला पेप्टाइड बॉन्ड, दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड, तीसरा, चौथा। अब 4 पेप्टाइड का मतलब है इट इज ए पेंटापेप्टाइड चेन। पेंटापेप्टाइड है 1 2 3 4 5 अमाइनो एसिड आपस में 4 पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं, जो चेन बने हैं उसका नाम है पेंटापेप्टाइड, जो कि ओलिगोपेप्टाइड की टाइप है। इट इज टाइप ऑफ ओलिगोपेप्टाइड चेन। इनके चूंकि नाम तो नहीं लिखे हुए, लेकिन बहरहाल इनके स्पेसिफिक नेम्स भी हो सकते हैं, होने चाहिए, जो कि इसमें शो नहीं किए हुए हैं। उनके फार्मूला को देख कर पता हो सकता है कि कौन कौन से हैं जी। ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया है जी। जी ये है जी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस इज एक्सर्गोनिक। हाइड्रोलिसिस के एक्सर्गोनिक का मतलब एनर्जी निकलती है, लेकिन ये बहुत स्लोली होता है चूंकि एक्टिवेशन एनर्जी इसकी बहुत ज़्यादा है। चुनाचे इसके नतीजे के तौर पर पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन के अंदर बहुत स्टेबल है और हाफ लाइफ जो है अबाउट 7 ईयर्स। सेल के अंदर जो कंडीशन है उस कंडीशन में, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। सेल के अंदर प्रोटीन की हाफ लाइफ, यानी प्रोटीन एक बार जब बन जाए तो बहुत अरसे तक वो महफूज मौजूद रहती है, लेकिन टाइम के साथ में चेंज आती हैं। वो चीज़ जो आपकी बुक में यहाँ डिस्कस नहीं की हुई है, वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ख़ास समझ की हामिल है, लेकिन वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर यहाँ पे डिस्कस नहीं की गई और ना की जानी चाहिए, क्योंकि वो पेचीदा सी चीज़ें हैं कुछ जी। अगला पॉइंट इसने हेडिंग दिया है जी, पेप्टाइड्स कैन बी डिस्टिंग्विश बाय देयर आयोनाइजेशन बिहेवियर। आपके सामने ये एक चेन बनी हुई है, इसमें एलानिन, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन और लाइसिन जुड़े हुए हैं। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मौजूद हैं, इक्वल है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के ऊपर। और इसमें ये एक फ्री एन टर्मिनल पे और सी टर्मिनल पे ये दोनों ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स आयोनाइज्ड एट pH 7। ये जो ये ग्रुप दिखाए गए हैं pH 7 हो तो ये आयोनाइज हो जाते हैं pH 7 पे, न्यूट्रल pH पे। जी टाइम चूंकि बहुत थोड़ा सा रह गया जी, यहाँ पे चेक कीजिएगा। फ्री अमाइनो एसिड पेप्टाइड्स हैव कैरेक्टरिस्टिक जी, जैसे अमाइनो एसिड की टाइट्रेशन कर्व है, पेप्टाइड्स की भी टाइट्रेशन कर्व और उनके भी पीआई यानी आइसोइलेक्ट्रिक पीएच है मालूम की जा सकती है, और उनकी भी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, और इन्हीं की वजह से हम मुख्तलिफ इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पर
सम ऑफ द टेक्निक्स यूज टू सेपरेट पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये टेक्निक्स जो कि यहाँ पे हमारे थ्योरी में शामिल नहीं है, जहाँ पे शामिल होंगे या जहाँ पे प्रैक्टिकल्स के हवाले से ये खास उम्मीद की हामिल है, उसके लिए खास उम्मीद की हामिल है, इसलिए उसको यहाँ पे अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी सर 2 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लगा दें। ये लेट आएंगे, बहुत ही लेट आए हैं। कौन कौन है बताएं। सर 67 और 79। वो है 67 67 67 67 हो गई और 79। 79 79। चलो ये अटेंडेंस हो गई है इनकी। जी अगला हेडिंग इसने दिया है जी, biologically active peptides and polypeptides occur in vast range of sizes। पहले टॉपिक आगे पढ़ने वाला है जी, भी आज तक नहीं हो सकता, टाइम खत्म हो रहा है हमारा, जूम बंद हो जाएगा चंद सेकंड के अंदर, इसलिए आज के लिए इतना ही है। जी किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं जी।